हेलो, आज हम रीजनलिज्म इन एशिया डिस्कस करेंगे। मतलब कि एशिया में किस तरीके से रीजनलिज्म उभर करके आया और पर्टिकुलरली हम यहाँ पे सार्क को डिस्कस करने वाले हैं। सार्क जिसको हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। सो बेसिकली सार्क जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, साउथ एशिया के अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो जैसे इंडिया, जैसे पाकिस्तान, जैसे भूटान, जैसे नेपाल, जैसे बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज जो है ना साउथ एशिया में आती हैं। तो इनके द्वारा एक एसोसिएशन बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम सार्क कहते हैं। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया में बेस्ड है। तो मतलब कि एशिया में रीजनलिज्म का किस तरीके से इमर्जेंस हुआ, तो 1980s के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि दुनिया के अलग अलग कोने में ना रीजनलिज्म इमर्ज हो रहा था और दुनिया के अलग अलग कोने में जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे थे। जैसे कि आसियान बनाया गया 1967 में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। जैसे कि हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन बनाया गया था, अफ्रीकन यूनियन बनाया गया था। तो दुनिया के अलग अलग कोने में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस उभर करके आ रहे थे। इसीलिए साउथ एशिया की जो कंट्रीज थी उन्होंने भी ये सोचा कि हमारा भी एक एसोसिएशन होना चाहिए, हमारा भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके तहत हम सब देश एक साथ मिलकर काम करें, जो हमारे कॉमन गोल्स हैं हम उनके ऊपर काम करें, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। तो साउथ एशिया की कंट्रीज को ऐसा लगा और साउथ एशिया की कंट्रीज ने फिर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम सार्क कहते हैं। सार्क दोबारा से मैं बताता हूं, सार्क का मतलब हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएट लिख दिया यहां पे, ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सार्क कहते हैं। तो क्या है ये? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया में है। इसको 8 दिसंबर 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था, कंप्राइजिंग 8 साउथ एशियन कंट्रीज। तो इसके अंदर जो है वो 8 साउथ एशियन कंट्रीज आती हैं। 8 कंट्रीज के द्वारा इस एसोसिएशन को या फिर इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। सबसे पहले इसके अंदर बांग्लादेश आती है, सेकेंडली इसके अंदर अफगानिस्तान आती है। आपको ये याद रखना है कि अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था 2007 में। ओरिजिनली मतलब कि जब बनाया गया था सार्क को तब अफगानिस्तान इसके अंदर नहीं थी, तो 2007 में अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। इसके अंदर भूटान आती है, इसके अंदर नेपाल आता है, इसके अंदर मालदीव्स आता है, इसके अंदर इंडिया आता है, इसके अंदर पाकिस्तान आता है, इसके अंदर श्रीलंका आता है। तो ये जो 8 साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये जो आइडिया था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का, ये जो आइडिया था इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आइडिया बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जिया उर रहमान के द्वारा दिया गया था। तो बांग्लादेश के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम जिया उर रहमान था। उन्होंने ये आइडिया दिया कि हमें भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। फिर उन्होंने बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनके लीडर्स को लिखा और ये कहा कि हमें एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। और फाइनली फिर इन कंट्रीज ने मिलकर ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम सार्क कहते हैं। सार्क का सेक्रेटरीड हेडक्वार्टर कहां पे है? तो काठमांडू, नेपाल के अंदर सार्क का जो है सेक्रेटरीड हेडक्वार्टर जो है वो मौजूद है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। तो सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले इसके अंदर आता है टू सर्व द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू डेवलप द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो साउथ एशिया के देश हैं, जो साउथ एशिया का रीजन है या फिर जो साउथ एशिया के लोग हैं, उनको सर्व करना है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करना है। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि उनकी एजुकेशन अच्छी हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, जिससे कि वो अच्छी जिंदगी जी पाए। सो बेसिकली जो साउथ एशिया के लोग हैं उनको सर्व करना इसका पर्पस है और साथ ही साथ उन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको डेवलप करना है। उसी के साथ साथ सेकेंडली इसके अंदर आता है टू वर्क फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एंड टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सो जो साउथ एशिया का रीजन है वहां पे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करनी है ना, सोशल लिहाज से, इकोनॉमिक लिहाज से और कल्चरल लिहाज से वहां पे डेवलपमेंट करनी है और वहां के जो लोग हैं उनकी डिग्निटी जो है वो इन्हेंस करनी है, उनकी वो एक डिग्निफाइड लाइफ जो है जी पाए, वो एक इज्जत भरी जिंदगी जो है वो जी पाए। तो ये भी इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका आता है थर्ड, टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फिडेंस अमंग स्टेट्स इन साउथ एशिया। तो सार्क का ये रोल है कि वो एक तरीके का ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे साउथ एशिया में जिसमें जो साउथ एशिया के देश हैं उनके बीच में एक यूनिटी क्रिएट हो पाए, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो पाए, एक कॉपरेशन हो पाए। क्योंकि साउथ एशिया के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी चलती है, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चलती है हमेशा कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश भी आपस में एक यूनिटी रखें, आपस में कॉपरेशन को डेवलप करें और अपने मसलों को हल करें, राइट। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन टू रिजॉल्व ईच अदर प्रॉब्लम। सो बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉपरेशन की भी बात की जाती है कि साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल कॉपरेशन हो, आपस में मिलके ये काम करें,
कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो, ताकि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सॉल्व हो पाए। उसके बाद फिफ्थ इसके अंदर आता है म्यूचुअल कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एरियाज। सो यहाँ पे आता है कि एक म्यूचुअल कोऑपरेशन हो पाए सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एरियाज में, ताकि सारे देश जो हैं वो आपस में मिलके कोऑपरेटिव तरीके से सोशली डेवलप हो पाए, इकोनॉमिकली डेवलप हो पाए, कल्चरली डेवलप हो पाए, साइंटिफिकली डेवलप हो पाए, टेक्नोलॉजिकल एरियाज में डेवलप हो पाए। मतलब कि सारे देश एक दूसरे को असिस्टेंस दें, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस दें, एक दूसरे देश के अंदर मतलब कि ट्रेड को फ्री कर दें, फ्री मूवमेंट हो सके ट्रेड की, ताकि ये सारे देश जो है मिलके डेवलप हो पाएं और मिलके ये इस रीजन का विकास कर पाएं। उसके बाद सिक्स्थ इसके अंदर आता है टू इनहेंस कोऑपरेशन विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सार्क का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनके साथ भी साउथ एशियन रीजन का एक कोऑपरेशन डेवलप हो पाए। सो बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है, जैसे कि साउथ एशियन कंट्रीज भी डेवलपिंग फेज में है। हम में से जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, तो हम सब कंट्रीज जो है ना साउथ एशिया की, वो एक डेवलपिंग फेज में है। अभी हम डेवलप्ड नहीं हुए हैं, अभी हम डेवलपिंग फेज में हैं, अभी हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से हम विकसित नहीं हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि जो दुनिया की बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अफ्रीका में आती हैं, जो लैटिन अमेरिका में आती हैं, उनके साथ भी हमारा एक कॉपरेशन बिल्ड हो पाए, ताकि हम सब डेवलपिंग कंट्रीज आपस में मिलके ही काम कर पाएं और अपने आप को डेवलप करें, रादर देन कि हम किसी डेवलप्ड कंट्री के ऊपर डिपेंड हों, जैसे कि हम अमेरिका के ऊपर या फिर हम यूरोप के ऊपर या फिर रशिया के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि हम सब डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो खुद ही एक दूसरे से आपस में मिलके जो है सहयोग करके कॉपरेशन के साथ खुद ही अपने आप को डेवलप करें। उसके बाद इसके अंदर आता है सेवंथ, साउथ एशियन यूनिटी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल बॉडीज। तो यहाँ पे साउथ एशियन यूनिटी की बात की जाती है, मतलब साउथ एशिया के जितने भी देश हैं इनके बीच में एक यूनिटी हो, ताकि हम अपने आप को इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर अच्छे से जो है रिप्रेजेंट कर पाएं और हमारे जो इंटरेस्ट हैं इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर वो प्रोटेक्ट हो पाए। मतलब कि जैसे यूनाइटेड नेशन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हमारा इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो पाए। अदरवाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डोमिनेट किए गए हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज की वहां पे कोई सुनता ही नहीं है। जैसे अमेरिका ने डोमिनेट करके रखा हुआ है, रशिया, यूरोप जैसे देशों ने यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट करके रखा हुआ है। तो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनकी कोई सुनता ही नहीं है। तो जब हम इकट्ठे होंगे, जब साउथ एशिया के देश आपस में मिलके इकट्ठे यूनिटी के तहत अपने आप को जब रिप्रेजेंट करेंगे अपने यूनाइटेड नेशन के अंदर या फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर, हम अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं, हम अपने आप को वहां पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर अकेला पाकिस्तान चला जाएगा यूनाइटेड नेशन के पास तो कौन सुनेगा पाकिस्तान की, लेकिन साउथ एशियन सारी कंट्रीज अगर के जाती हैं तो हमारे इंटरेस्ट जो है वो इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर प्रोटेक्ट हो सकते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सार्क के अंदर जिस कॉपरेशन की बात की जाती है, कॉपरेशन मतलब सारे देश आपस में मिलकर काम करेंगे, तो जिस कॉपरेशन की बात की जाती है ना, दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेन इक्वालिटी। मतलब कि सोवरेन इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है। मतलब अगर हम आपस में मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस करने लग पड़ेंगे। तो हमें सोवरेन इक्वालिटी को भी यहां पे रिस्पेक्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे साउथ एशिया के देश आजाद हैं, सारे साउथ एशिया के देश जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो सोवरेनिटी के अंदर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए यहां पे। मतलब कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के अंदर क्या हो रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि हम कोऑपरेशन को डेवलप करेंगे, हम मिलके काम करेंगे, लेकिन ये सोवरेन इक्वालिटी के ऊपर भी बेस्ड है। मतलब कि सारे देश बराबर हैं। ये नहीं है कि इंडिया जो है वो ज्यादा पावरफुल है, इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा सुपीरियर है। पाकिस्तान भी एक आजाद मुल्क है, हम भी एक आजाद मुल्क है, नेपाल भी एक आजाद मुल्क है, तो सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, राइट। उसके बाद ये नहीं है कि इंडिया की ज्यादा चलेगी और पाकिस्तान की कम चलेगी या नेपाल की कम चलेगी। उसके बाद यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर ये बेस्ड है। मतलब कि हर एक देश की जो टेरिटरी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान की टेरिटरी को कैप्चर कर लें या फिर उनके ऊपर उसकी टेरिटरी को हम थ्रेट कर दें। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि सारे देश आजाद हैं। उसी के साथ साथ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के अंदर या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, या फिर पाकिस्तान नेपाल के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। नेपाल अपने हिसाब से अपने आप को चला सकता है, अपनी पॉलिसीज बना सकता है, अपने आप को रूल कर सकता है, अपने लोगों को रूल कर सकता है। पाकिस्तान का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल भी यहां पे फॉलो किया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सार्क। तो सार्क का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सार्क किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले सार्क में सबसे ऊपर आती है सार्क समिट।
अब सार्क समिट जो है ना, इसके अंदर सारी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आते हैं। तो जितनी भी इसकी 8 मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, इन सब स्टेट्स के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो सार्क समिट में आते हैं। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? जैसे हेड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे कि बांग्लादेश में प्रेसिडेंट होता है आई थिंक। तो जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है वो इस सार्क समिट के अंदर आते हैं। सार्क समिट जो है ना सबसे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सबसे ऊपर आती है सार्क समिट। सार्क समिट जो है वो साल में एक बार मिलती है, राइट। और यहां पे कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। तो जितने भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, जैसे कि टेररिज्म को टैकल करना है, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करनी है, तो ये सारे कंट्रीज के कॉमन इंटरेस्ट हैं, कॉमन इश्यूज हैं, सारी कंट्रीज के ये इश्यूज हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं। तो इनको डिस्कस यहां पे किया जाता है सार्क समिट के अंदर। और साथ ही साथ ये जो सार्क समिट है ये अप्रूव पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनके द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सार्क के लिए, सार्क की जो पॉलिसीज होती हैं उनको अप्रूव करने का, फाइनली अप्रूव करने का काम कौन करता है? सार्क समिट करती है। तो कोई भी अगर कोई पॉलिसी है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बनाई है उसको फाइनली अप्रूव करने का काम कौन करता है? सार्क समिट करती है। दूसरे नंबर पे सेकेंडली इसके अंदर आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर हर एक मेंबर स्टेट का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा। जैसे इंडिया से एस जयशंकर जो है इसके अंदर होंगे। तो 8 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सार्क समिट इतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि सार्क समिट के अंदर हर एक देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होगा, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, तो इतनी पावरफुल तो नहीं हुई है। यहां पे क्या किया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीट वाइस इन ईयर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो 2 बार मिलते हैं, मतलब कि साल के, और यहां पे फॉर्मुलेट किया जाता है पॉलिसीज को। तो सार्क के अंदर जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जैसे उनके ड्राफ्ट रेडी किए जाते हैं, वो सारा का सारा काम कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिसी को बनाएंगे, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके फॉर्मेट्स बनाए जाएंगे, उसका जो है वो इंप्लीकेशंस देखे जाएंगे कि किस तरीके से ये एप्लीकेबल, मतलब कि जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो पूरे तरीके से ओवरऑल एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। पॉलिसी को बनाया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। उसके बाद पॉलिसी को अप्रूव कौन करता है कि वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है या नहीं, अप्रूव करनी है या नहीं। तो अप्रूव फाइनली कौन करता है? सार्क समिट करता है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है स्टैंडिंग कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर क्या आता है? फॉरेन सेक्रेटरीज आते हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज आते हैं हर एक मेंबर स्टेट के। तो हर एक देश, 8 के 8 देश अपना एक फॉरेन सेक्रेटरी भेजते हैं किसके अंदर? स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। तो हमारे इंडिया से भी एक फॉरेन सेक्रेटरी जाएगा, पाकिस्तान से जाएगा, भूटान से जाएगा, नेपाल से जाएगा। इसी तरीके से सारी 8 कंट्रीज में से एक फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। मतलब इसके अंदर फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं मेंबर स्टेट्स के। यहां पे बेसिकली ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, ये इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। जितनी भी पॉलिसीज अप्रूव की गई हैं किसके द्वारा? सार्क समिट के द्वारा। उनको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो स्टैंडिंग कमेटी करेगी। जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको सुपरवाइज करने का काम कौन करेगा? तो सुपरवाइज करने का काम भी अपनी स्टैंडिंग कमेटी करेगी। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं किसकी? सार्क की, उनको इंप्लीमेंट करने का काम, उनको सुपरवाइज करने का काम स्टैंडिंग कमेटी करती है। स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली सेक्रेटरीट के काम करती है। सारे के सारे इंप्लीमेंटेशन और सुपरवाइजरी काम जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है सार्क का। तो सार्क का हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, इसके हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए, हमने ये डिस्कस कर लिया कि सार्क बना कब था और कैसे बना था। इसके आगे हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके आगे हम साफ्टा को डिस्कस करेंगे। साफ्टा क्या होता है बताता हूं। तो आइए देखते हैं रोल ऑफ सार्क इन अग्रीमेंट ऑन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा। तो साफ्टा एक अग्रीमेंट था। अग्रीमेंट किसके द्वारा किया गया था? सो बेसिकली साफ्टा एक अग्रीमेंट था जो कि 2004 में साइन किया गया, और ये 2006 में जो था वो फोर्स में आया, मतलब कि 2006 में ये इफेक्ट में आया। ये अग्रीमेंट क्यों किया गया था? साफ्टा अग्रीमेंट क्यों किया गया था? ताकि ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन को क्या किया जाए? फैसिलिटेट किया जाए, फोस्टर किया जाए सार्क स्टेट्स के बीच में। सो बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक अग्रीमेंट होता है जिसको हम साफ्टा कहते हैं। साफ्टा का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट ऑन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इस अग्रीमेंट को 2004 में साइन किया गया था और 2006 में ये इफेक्ट में आया, इंप्लीमेंट में आया। ये अग्रीमेंट क्यों लाया गया था? ताकि इकोनॉमिक कॉपरेशन को बिल्ड किया जाए, ताकि इकोनॉमिक और ट्रेड कॉपरेशन को फोस्टर किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए। कहां पे? सार्क की स्टेट्स के बीच में। तो सार्क की जो स्टेट्स आती हैं, जो सार्क की कंट्रीज आती हैं, जो 8 की 8 कंट्रीज सार्क के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन को फैसिलिटेट किया जाए, बिल्ड किया जाए, उसके लिए एक अग्रीमेंट आता है जिसको हम साफ्टा कहते हैं।
अब ये जो ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन है सार्क की स्टेट्स के बीच में, इसको कैसे फोस्टर करना है, कैसे फैसिलिटेट करना है, कैसे सार्क की स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक और ट्रेड का कॉपरेशन बिल्ड करना है। तो यहां पे सबसे पहले कहा जाता है कि बाय रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स एंड फैसिलिटेटिंग फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड अमंग सार्क स्टेट्स। सो बेसिकली यहां पे कहा जाता है कि जितना भी आपके इकोनॉमिक बैरियर्स हैं या ट्रेड बैरियर्स हैं, राइट, जैसे कि सार्क के अंदर जो 8 कंट्रीज आती हैं उनके अंदर जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना है। मतलब कि इंडिया आराम से पाकिस्तान में अपनी गुड्स और सर्विसेज बेच सकता है और पाकिस्तान आराम से अपनी गुड्स जो है, अपना ट्रेड जो है वो नेपाल में कर सकता है, नेपाल इंडिया में कर सकता है, इंडिया भूटान में कर सकता है। कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए। उसी के साथ साथ सेकेंडली इसके अंदर आता है कि फेयर कंपटीशन हमें प्रोवाइड करना है किसके अंदर, फ्री ट्रेड के अंदर। तो एक फ्री ट्रेड के अंदर एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो सारी कंट्रीज जो है ना वो इक्वली पार्टिसिपेट करवाएं, एक फेयर कंपटीशन हो। ऐसा ना हो कि कोई एक स्टेट जो है वो एडवांटेज हासिल कर रही है या फिर वो ज्यादा फायदा ले रही है। तो एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए ट्रेड के अंदर और साथ ही साथ सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है हमें, जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक साफ्टा ऑपरेशनल एंड टू सॉर्ट आउट डिफरेंसेस। यहां पे ये कहा जाता है कि हमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, हमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि हम साफ्टा को ऑपरेटिव कर पाएं, मतलब साफ्टा को हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएं। इसके लिए हमें प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर बनाना है और जितने भी डिफरेंसेस चल रही हैं अलग अलग देशों के बीच, जो 8 कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर कोई डिफरेंसेस हैं, कोई डिस्प्यूट्स हैं, उनको भी हमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है और प्रॉपर तरीके से हमें साफ्टा को इंप्लीमेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म रेडी करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कहा जाता है टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ अग्रीमेंट। तो हमें एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है जिससे कि सारी स्टेट्स को, सारी 8 की 8 स्टेट्स को इस अग्रीमेंट का फायदा मिल सके। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि सार्क का जो रोल है वो हमें देखने को मिलता है अपने साफ्टा अग्रीमेंट के अंदर। साफ्टा जो कि साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट होता है ट्रेड को लेके कि ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन को कैसे बिल्ड करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारा जो सार्क है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने रीजनलिज्म इन एशिया हमारा टॉपिक था, हमने इसको कंप्लीट किया है और सार्क को हमने डिटेल से समझ भी लिया है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।